हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम एक नया चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ। चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बट जब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट लेवल की, देखिए फाउंडेशन लेवल में सिंपल होता है चैप्टर, बट बात करेंगे जब इंटरमीडिएट लेवल की तो लेवल ऑफ क्वेश्चन ऑफ डिफिकल्टी बहुत बढ़ जाती है। मतलब क्वेश्चन बड़े बड़े आते हैं, जबकि फाउंडेशन लेवल बहुत सिंपल होता है। हालांकि ये वीडियो चाहे फाउंडेशन का स्टूडेंट हो चाहे इंटर का स्टूडेंट हो, कॉन्सेप्चुअली या क्वेश्चन तक देख सकता है। फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट देखिए, थोड़े बहुत क्वेश्चन करे, बस खत्म। इंटर के स्टूडेंट को प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि लेवल ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं इधर। आइए दोस्तों, आज की क्लास में चैप्टर स्टार्ट करते हैं नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और इस चैप्टर के अंदर, एनपीओ चैप्टर के अंदर, सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक है जो हमें कवर करना है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उससे पहले, अगर आप हमारी कोई क्लासेस खरीदना चाहते हैं तो आप सीधा ही गूगल सर्च में दीपक क्लासेस ले सकते हैं। तो पहले ही नंबर पे हमारी वेबसाइट आ जाती है, पहले नंबर पे हमारी वेबसाइट आ जाती है। आप इस पर क्लिक करके कोई भी क्लासेस हमारी बाई कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट का कुछ इस तरीके से इंटरफेस है। आप कहीं पर भी इंटरफेस दे सकते हैं। सीएम इंटर ग्रुप 1, ग्रुप 2 और कॉम्बो ऑफर। कॉम्बो ऑफर आपको बहुत ही बेहतरीन पड़ेंगे। आप बाकी भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो। ये हमारे कॉम्बो ऑफर है जो कि बहुत कम प्राइस में मैक्सिमम सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप बाई करना चाहते हैं तो यहाँ से बाई कर सकते हैं। नीचे एक व्हाट्सएप का कॉल दिख रहा है, आप उस पर कॉल करके भी कोई डिटेल अगर क्लासेस के बारे में जानना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, सब अवेलेबल है। चलिए, ये सर सबसे पहले लिखते हैं टॉपिक टू बी कवर, कि मतलब हमें इस एनपीओ चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है जो कवर करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ एनपीओ। एनपीओ होता क्या है। फिर दूसरा बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। फिर हम बात करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फिर हम बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर हम बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन। फिर हम बात करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फिर हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। फिर नाइन्थ आ जाता है क्वेश्चन ऑफ एनपीओ। पेड क्लासेस के अंदर यहाँ पर दो तीन पॉइंट और थे। हम यहाँ पर लिखा था पहले बेसिक क्वेश्चन ऑफ एनपीओ, फिर क्वेश्चन ऑफ एनपीओ विदाउट एडजस्टमेंट, फिर क्वेश्चन ऑफ एनपीओ विद एडजस्टमेंट एंड फिर एडवांस क्वेश्चन ऑफ एनपीओ। इस तरीके से पॉइंट चलते थे, क्योंकि फास्ट ट्रैक बैच में क्वेश्चन से इतना मतलब नहीं, मतलब होता है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी से, कि आपको जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं वो एक बार रिवाइज हो जाए दोबारा के दोबारा। तो वो सारे कॉन्सेप्ट जो एनपीओ चैप्टर के अंदर है वो यहाँ पर मैंने लिख दी है। एक एक करके इन कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, इस फास्ट से सीखेंगे और खत्म करते करते इस चैप्टर को खत्म करेंगे।
इस चैप्टर के अंदर लास्ट के जो क्वेश्चंस है, जो आपके पास इनके आंसर्स नहीं है, इलस्ट्रेशन छोड़कर जो बाकी क्वेश्चन है उनको मैं यहाँ पर आपके कराऊंगा, जो आसान जो मुश्किल होंगे वो करा दूंगा। तो ये सबसे पहले बात करते हैं एनपीओ की। तो एनपीओ में, एनपीओ होता क्या है? एनपीओ देखिए क्या बताने लायक कुछ चीज नहीं है इसके अंदर, फिर भी एनपीओ क्या है? एनपीओ एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका बिजनेस करने का कोई एम नहीं होता, जिसका एम सोशल वेलफेयर देना होता है। तो एनपीओ क्या है? तो सबसे पहले हेड डालेंगे मीनिंग ऑफ एनपीओ। अब क्योंकि टॉपिक है तो इसलिए लिखना पड़ेगा मीनिंग, मीनिंग ऑफ एनपीओ। मैं की हाईलाइट लिखूंगा, ठीक है जी। मैं क्या लिखूंगा दोस्त? की हाईलाइट लिख लूंगा, जिससे आपको इजी रहेगा समझने में। देखिए सबसे पहले हम कहते हैं कि देखिए जो एनपीओ है उसको हम, पहला की हाईलाइट है, जो एनपीओ है उसको हम दो नाम देते हैं। पहला नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा पहला नाम है एनपीओ को, जिसको हम कहते हैं। दूसरा नाम है इसका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी संस्था जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता उसको हम एनपीओ कहते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? एनपीओ कहते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, क्या है? बस सोशल वेलफेयर देना है, जिसका मोटिव, मोटिव मतलब एम्स, एम समाज सेवा करना है, सोशल वेलफेयर देना है, वो हमारा दोस्त क्या होता है? एनपीओ होता है। देखिए मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रॉफिट नहीं कमाते, बहुत पैसा कमाते हैं, बट क्योंकि इनका पर्पस कमाने के पर्पज से नहीं था, पर पैसा इनके पास बहुत आता है, जैसे कि चैरिटी से, डोनेशन से, इस तरीके से इनके पास पैसा आता है। पर जब ये एक ऑर्गेनाइजेशन खुलती है तो इनका मेन पर्पस सोशल वेलफेयर देना होता है। जैसे कि आप देखते हैं कई बार मंदिर होते हैं, अब मंदिर होते हैं, ये जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं, वहां पर जब ये खुलते हैं तो इनका पर्पस क्या? पैसा कमाना होता है? पर नहीं, पर इनके पास पैसा तो आता है ना, धार्मिक चीज है, लोग दान करते हैं, डोनेशन करते हैं। अब वो उस चीज के लिए क्या करते हैं? सबसे अच्छा है इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल क्या करता है? हालांकि बहुत जगह, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ इस्कॉन टेम्पल का। इस्कॉन टेम्पल में क्या होता है, इसमें लोग जो भी डोनेशन करते हैं, इस्कॉन टेम्पल क्या करता है, इस डोनेशन अमाउंट से लोगों के ऊपर ही खर्च करता है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा स्कूल्स में फ्री खाना बढ़ता है, तो कई बार इस्कॉन टेम्पल के के संस्था ने करा होता है। इस्कॉन टेम्पल एक एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो उन्होंने किया होता है। कई बार आप देखते हो कि भंडारा मिलता है, कई बार आप देखते हो कि बच्चों को फ्री पढ़ाया जा रहा है। तो ये सब क्या करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती है, सोशल वेलफेयर देने का काम करती है। इसी तरीके से बाकी धार्मिक संस्था भी ये काम करती है। आप देखिए कई सारी धार्मिक जिसमें पर बहुत सारा डोनेशन आता है, वो अलग अलग अपना कुछ लेकर आती है कि किस तरीके से लोगों के लिए और अच्छा करा जाए। सिमिलरली आप अपने अपने धर्म के ऊपर कह सकते हैं कि हाँ हमारे धर्म के अंदर भी यही होता है। दूसरी बात, आपने कई बार देखा होगा कि हमारे पास एजुकेशनल जो चैरिटेबल स्कूल्स होते हैं, चैरिटेबल स्कूल्स ये भी एक एनपीओ की तरह काम करते हैं, यहाँ पर जो मेन मेन बड़े बड़े पर्सन होते हैं वो पैसा लगाते हैं और बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, बहुत कम फीस में पढ़ाते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं। तो ये बात होती है एनपीओ की। एनपीओ का मोटिव, पर्पस कोई पैसा अर्न करना नहीं था, बस पैसा तो आएगा इन द नेम ऑफ डोनेशन। पैसा दोस्तों इनके पास आएगा डोनेशन के नेम पर। तीसरा, इन एनपीओ, इन एनपीओ
प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता मेंबर को। एनपीओ में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता इन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है मेंबर को। ये फर्क भी है कुछ। तो एनपीओ के अंदर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, जो प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो एनपीओ के संस्था फंड में ही पड़ा रहता है, एनपीओ के अकाउंट में ही पड़ा रहता है, जो संस्था है उसके अकाउंट में ही रहेगा। जबकि प्रॉफिट और मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉफिट होता है वो मेंबर्स या पार्टनर या फिर जो भी ऑनर होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो एक बेसिक डिफरेंस है। एनपीओ को चलाने के लिए एनपीओ को चलाने के लिए जो फंड रिक्वायर्ड होता है वो फंड मेंबर, ट्रस्टी, मेंबर, कहां चलेगी लाइन, मेंबर, ट्रस्टी या डोनेटर, डोनेटर द्वारा दिया जाता है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको समझ में। देखिए एनपीओ को चलाने के लिए जो फंड की जरूरत होती है वो कौन देता है दोस्तों, वो मेंबर दे देते हैं उनके, या फिर ट्रस्टीज जो मेन पर्सन था वो दे देते हैं, या फिर डोनेशन आता है वो उस तरफ से। तो ये है एनपीओ कुछ बेसिक पार्ट। एनपीओ के अंदर अब दूसरी बात आती है फीचर्स ऑफ एनपीओ, विशेषता है। फीचर्स ऑफ एनपीओ में अगर हम बात करें तो पहला फीचर आता है एंटिटी का। क्या एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है एनपीओ की? बिल्कुल। क्या एनपीओ जो संस्था है और उनके जो मेंबर वो दोनों अलग अलग है? यस। तो एंटिटी में अगर बात करें तो एनपीओ की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ठीक है सर। एनपीओ कैसी एंटिटी होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी। भाई एनपीओ जो खोले जा रहे हैं वो किस पर्पस के लिए खोले जा रहे हैं? पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड सोशल वेलफेयर, है ना। मेन मेन चीजें लिख रहे हो देखो, टू प्रोवाइड सोशल वेलफेयर, ये इसका पर्पस है। दूसरा और क्या रहता है? फॉर्म। फॉर्म मतलब एनपीओ बनी कैसे? इट इज अ चैरिटेबल, इट इज सेटअप एज अ चैरिटेबल। इट इज सेटअप एज अ चैरिटेबल सोसाइटी। एक चैरिटेबल सोसाइटी की तरह ये होती है। फोर्थ, नॉन प्रॉफिट मेकिंग होती है। फिर छोटी छोटी बातें जो लिख लो आप। एनपीओ हैज नॉन प्रॉफिट मोटिव, इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता कमाना। पर मैंने फिर कहा
प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, बट इनको तब भी पैसा मिलता है। तो इनके जो प्रॉफिट होता है उसको सरप्लस कहा जाता है, प्रॉफिट नहीं कहा जाता, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता मेंबर में। अगर बात करें लॉस की, तो यहाँ पर लॉस की जगह पर क्या आ जाता है, डेफिशिएट कहा जाता है। तो प्रॉफिट की जगह पर यहाँ सरप्लस वर्ड का यूज करते हैं, जबकि लॉस की जगह पर डेफिशिएट वर्ड का यूज करते हैं कि पैसा ज्यादा है, पैसा कम है। पर हम ये नहीं कहेंगे प्रॉफिट हो गया लॉस हो गया, क्योंकि कमाना पर्पस नहीं था। यहाँ क्या है, या तो फंड ज्यादा होगा, या फंड खर्चे ज्यादा होंगे, फंड कम पड़ जाएगा, मतलब अमाउंट ऑफ जो हमारे पास पड़ा था फंड वो कम हो जाएगा, खर्चे ज्यादा हो जाएंगे, या खर्चे कम होकर फंड ज्यादा रह जाएगा तो फंड बच जाएगा। तो सरप्लस या फिर डेफिशिएंट यहाँ पर देखने को मिलता है। भाई इनको मैनेज कौन करता है? मैनेजमेंट कौन है इनका? मैनेजमेंट मैनेज करने वाले होते हैं ट्रस्टी, ठीक है, मेंबर वो करते हैं, मैनेज बाय ट्रस्टी। ठीक है जी, मेंबर मैनेज बाय ट्रस्टी मेंबर। और सर एक और होती है, ये ना कमेटी बना लेते हैं जिसको हम मैनेजिंग कमेटी कहते हैं, तो वो भी होते हैं मैनेज बाय ट्रस्टी मेंबर या मैनेजिंग कमेटी। स्पीड में आप देख सकते हैं। अच्छा, इनको पैसा कौन देता है, फंडिंग कौन देता है? वही फंड। फंड कहां से आता है टू स्टार्ट ऑपरेशन? तो फंडिंग आती है यहां से ट्रस्टी के थ्रू, फंडिंग फंडेड बाय ट्रस्टी, फंडेड बाय ट्रस्टी मेंबर, ऐसा मेंबर दे देते हैं, डोनेटर दे देते हैं। ये बात मैंने आपको उसमें भी करी। एंड लास्ट अकाउंट्स, लास्ट आया था अकाउंटिंग। यहां पर आपके पास ये वाला पार्ट समझ में आ गया है ना जी। छोटी छोटी बातें हैं जो थ्योरेटिकल है वो आपको समझा दी गई कि एनपीओ क्या होता है, एनपीओ की विशेषता क्या है। अब आया था अगला पार्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? सबसे पहले एनपीओ में बनाया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा बनाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरा बनाया जाता है बैलेंस शीट। सेम उसी की तरह है। देखिए जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, इट जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट, इसलिए इसका नेचर होता है रियल नेचर का है। कैसा नेचर का है? रियल नेचर का, क्योंकि कैश से रिलेटेड होता है। रिसिप्ट मतलब कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, रिसिप्ट मतलब पैसे का आना, पेमेंट मतलब पैसे का जाना, इसलिए कैश अकाउंट की तरह होता है। तो जो आपने कैश अकाउंट पहले पढ़ा है ना, डबल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक जो होती है ना, पैसा आएगा तो डेबिट करूंगा, पैसा जाएगा तो क्रेडिट करूंगा, चाहे वो किसी भी साल से रिलेटेड हो, हमें मतलब नहीं। बट अगर पैसा आ रहा है इस साल तो डेबिट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। यहां पर आता है जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट, इसको बोलते हैं इट्स जस्ट लाइक अ पीएनएल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस की तरह होता है, खर्चे सारे डेबिट साइड में, इनकम सारी क्रेडिट साइड में। जो करंट ईयर खर्चा है वही शो करेंगे, अगर कोई पिछले ईयर और नेक्स्ट ईयर खर्चा है उसको हटा देंगे। सिमिलरली करंट ईयर की इनकम शो करेंगे क्रेडिट साइड में, अगर कोई इनकम पिछले साल की है अगले साल की उसको हटा देंगे। ये एक नॉमिनल नेचर का होता है। कैसा होता है? नॉमिनल नेचर का। अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, तो इसमें तीन चीजें बनानी होती है। एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कैश बुक, और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो पीएनएल अकाउंट जैसा होता है, इसमें सरप्लस और डेफिशिएंट निकलता है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस की जगह पर। और लास्ट बैलेंस शीट बनानी होती है, जो आप पिछले वाले चैप्टर में भी करके आए हुए। इसलिए हमेशा ये चैप्टर पिछले वाले चैप्टर के बाद पढ़ाना चाहिए। 11वीं से ऐसे ही पढ़ते हुए आ रहे हो सर। सबसे पहले हमने कहा कि एनपीओ क्या होता है, हमने इसको कंप्लीट करा। उसके बाद अगर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनपीओ क्या है, हमने इसको भी कंप्लीट करा। तो एनपीओ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ हमें समझ में आ गई।
अब हम बात करते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर कैसे बनता है। देखिए मैं पूरा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि आप ये पहले ही पढ़ चुके हो, मैं सीधे सीधे बताऊंगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में आता क्या है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आता है। ये हो गया देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और यहां आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले बात को समझिएगा। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर आप ये समझते हैं तो आपको आसान होगी एनपीए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब दोस्तों मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाऊंगा तो मैं ये नहीं देखूंगा कि कौन से साल से बिलोंग कर रहा है, क्या वो करंट ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का है या पिछले साल का। अरे वो किसी भी साल का हो, चाहे वो करंट ईयर का हो ट्रांजेक्शन, क्या वो नेक्स्ट ईयर की है, चाहे वो प्रीवियस ईयर की है। अगर ड्यूरिंग द ईयर हमें कैश रिसीव्ड हुआ है तो भाई इस साल के रिसिप्ट एंड पेमेंट में वो अमाउंट शो होगा। ठीक है जी, इस साल के रिसिप्ट एंड पेमेंट में वो अमाउंट शो होगा। तो अगर ड्यूरिंग द ईयर कैश रिसीव्ड हुआ है तो वो शो होगा। जैसे कि यहाँ पर बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो इस तरीके से आपने इसका फॉर्मेट वही होता है जो हम पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये हो गया अमाउंट, फिर यहाँ होगी रिसिप्ट, ये अमाउंट हो गया, ये पेमेंट होगा, ये अमाउंट होगा। ध्यान समझे, एक पूरा उसका बताता हूं। सबसे पहले यहां पर आएगा टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी का मतलब है इसमें कैश का कितना बैलेंस है और बैंक बैलेंस कितना है, मतलब ओपनिंग बैलेंसेज ऑफ कैश एंड बैंक, वो यहां पर आ जाएगा अगर है। यहां आ जाएगा बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस सीडी। तो कैश का कितना है और बैंक का कितना है, अगर अलग अलग दे रखा है तो अलग अलग लिख लो, नहीं दे रखा तो एक साथ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरीके से यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट खत्म हो जाएगा। अभी तो देखिए इधर क्या आएगा, यहाँ पर है ऑल आइटम विच रिसीव्ड कैश ऐसे लिखो, वो सारी आइटम, वो सारी ट्रांजैक्शन जिससे पैसा रिसीव्ड हुआ है, जिससे पैसा रिसीव्ड हुआ है, भले ही वो करंट ईयर की हो, प्रीवियस ईयर की हो या नेक्स्ट ईयर की हो, वो यहां पर शो होगा। मतलब मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूं, वो सारी ट्रांजैक्शन जिससे करंट ईयर में मुझे कुछ पैसा रिसीव्ड हुआ है। पर हाँ मान लो मुझे कुछ पैसा रिसीव्ड हुआ है आज, पर ये जो पैसा मुझे आज रिसीव्ड हुआ है ये ट्रांजैक्शन पिछले साल की है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे पिछले साल की हो, चाहे इस साल की हो, चाहे अगले साल की हो। अगर वो पैसा मुझे इस साल रिसीव्ड हुआ है तो मैं इस साल के रिसिप्ट एंड पेमेंट में डालूंगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट एक ऐसा अकाउंट है जहां पर हो सकता है कि कुछ ट्रांजैक्शन करंट ईयर की भी हो, कुछ ट्रांजैक्शन पिछले की भी और कुछ ट्रांजैक्शन अगले साल की भी हो, क्योंकि यहां पर यह देखा जाता है कि करंट ईयर में कितना पैसा मुझे रिसीव्ड हुआ है। अब वो प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, करंट ईयर से बिलोंग कर रहा हो। बाय वो सारी ट्रांजैक्शन, बाय वो सारी ट्रांजैक्शन इससे पैसा गया हो करंट ईयर में, चाहे वो प्रीवियस ईयर से बिलोंग कर रही है, करंट ईयर से बिलोंग कर रही है या नेक्स्ट ईयर से बिलोंग कर रही है, वो यहां पर आएगी। बस अगर आप ये बात समझ गए तो आपको समझ में आ गया कि कैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट बनता है। पूरा सार जो मैंने यहाँ पर लिख दिया वही है रिसिप्ट एंड पेमेंट। वो सारी ट्रांजैक्शन इससे पैसा गया हो, पेमेंट हुई हो,
अब हो सकता है कि पिछले साल का कुछ पेंडिंग रह गया हो, मैंने इस साल पे कराओ, इस साल पे किया ना तो इस साल दिखाएंगे रिसिप्ट पेमेंट, भले ही वो पिछले साल का हो सकता है कि मैंने कुछ अगले साल के लिए एडवांस पे कर दिया हो इस साल, क्योंकि आपने इस साल पे करा है, भले ही वो नेक्स्ट ईयर के, उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि इस साल पे हुआ है वो इसी साल रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिखाया जाएगा। तो दोस्तों रिसिप्ट एंड पेमेंट एक ऐसा अकाउंट है जहां पर पिछले साल, इस साल और नेक्स्ट ईयर तीनों की ट्रांजेक्शन आ सकती है। अब इसमें से क्या करना होता है, जो हमारे इस रिसिप्ट एंड पेमेंट में से जो करंट ईयर की ट्रांजेक्शन होती है ना, वो करंट ईयर की ट्रांजेक्शन हमें यहां पर डालनी होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सरप्लस और डेफिशिएंट निकालते हैं वो करंट ईयर के हिसाब से निकालते हैं। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो तीनों साल की है, अगले साल, करंट ईयर और पिछले साल की ट्रांजेक्शन। अब यहां से जो करंट ईयर की ट्रांजेक्शन है वो उठाकर यहां पर डाल देंगे और होगी क्रॉस पोस्टिंग। अगर पेमेंट है तो वो डेबिट साइड में आ जाएगा एक्सपेंडिचर में, और अगर इनकम है, रिसिप्ट है, तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, पर आएगा करंट ईयर का ही। समझ में आ रहा है? बस यही आपको बाइफर्केशन सीखना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो करंट ईयर की ट्रांजेक्शन है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल के एडजस्टमेंट करके अपना सरप्लस और डेफिशिएंट निकाल लीजिए, बस इतना ही है। अच्छा, ये क्या होता है? यह है क्लोजिंग कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। ये क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस इस साल के बैलेंस शीट में शो होती है, जबकि ये क्या होता है, यह ओपनिंग कैश बैलेंस, ये पिछले साल की बैलेंस शीट में शो होगा। पिछले साल की जो बैलेंस शीट होगी ना, इसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट बोलते हैं। आज पिछले साल की बैलेंस शीट को आज क्या बोलेंगे हम? इस साल ओपनिंग बैलेंस शीट वहां पर शो होगी। यहां पर हमें पिछले साल की बैलेंस शीट भी बनानी होती है और करंट ईयर की बैलेंस शीट भी बनानी होती है। अब समझो करंट ईयर की बैलेंस शीट बना रहे तब तो चलता है, क्योंकि करंट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा तो करंट ईयर की बैलेंस शीट होनी चाहिए। पर पिछले साल की बैलेंस शीट हम क्यों बनाएंगे? सर पिछले साल की बैलेंस शीट हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें पता चल जाए कि पिछले साल के एंड तक हमारे पास कितनी कैपिटल, मतलब कैपिटल फंड कितना रहा। तभी तो कैपिटल में से नेट प्रॉफिट जोड़ के ड्राइंग माइनस करते थे, तो कैपिटल पता होना चाहिए ना कितना था। तो कैपिटल कई बार मिसिंग होता है क्वेश्चन में, इसलिए हमें पिछले साल की बैलेंस शीट बनाकर क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना होता है, डिफरेंस अमाउंट। इसलिए ये जो कैश बैलेंस है ना ओपनिंग वाला, ये पिछले साल की बैलेंस शीट में आएगा और ये वाला जो है करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा, बात ध्यान रखिएगा। फिर उसमें से क्या करेंगे, इसमें से देखेंगे कौन सा पिछले साल का वो पिछले साल में जाएगा, कौन सा इस साल का इस साल में। अगर हम बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको क्या ध्यान देना है, उसमें ये ध्यान देना है कि इसमें से कौन सी ट्रांजेक्शन करंट ईयर से बिलोंग कर रही है वो यहां पर आ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां आ जाएगा मेरा एक्सपेंडिचर, भले ही वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, पर एक्सपेंडिचर आता है डेबिट साइड में। कई बार स्टूडेंट कहते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर, गलत है भाई, इनकम क्रेडिट साइड में आता है, ध्यान दीजिएगा, राइट। चलिए, ये कैसा है जी, नॉमिनल नेचर का है। नॉमिनल नेचर बोले तो सारे खर्चे डेबिट साइड में, सारे लॉस डेबिट साइड में और सारी इनकम क्रेडिट साइड में। अब इसमें जो होता है ना, इस वाले में क्या होती है, इस वाले में देखो क्या क्या आता है। इस वाले में आता है सर आपके पास इनकम भी आ जाती है, इस वाले में क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास एक्सपेंस आ जाता है, इसमें यहां पर एसेट्स भी शो होता है, एक्सपेंस एसेट दोनों शो होते हैं। और यहां पर क्या होता है, यहां पर इनकम भी शो होती है और लाइबिलिटी भी शो होती है, ठीक है। तो यहां पर पेमेंट साइड में एसेट भी शो हो जाता है। कैसे भाई, मैंने फर्नीचर खरीदा कैश में, अब जब मैं फर्नीचर कैश में खरीद रहा हूं तो मेरा तो कैश जाएगा ना, चाहे आपने फर्नीचर खरीदा या किसी को पे कराया, सैलरी दी हो, तो मेरा तो पैसा जा रहा है ना। सैलरी दोगे तब भी पैसा जाएगा, फर्नीचर खरीदोगे तब भी पैसा जाएगा, तो दोनों का आइटम यहाँ पर शो होते हैं, तो खर्चा और एसेट दोनों शो होगा। अब ऐसा इसमें से क्या करना है, इसमें एक्सपेंस भी है एसेट भी है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है, एक्सपेंस, एसेट, इनकम और लायबिलिटी सब होता है। तो जो एक्सपेंस और इनकम है वो तो आ जाएंगे यहाँ पर, इसमें से एसेट और लायबिलिटी हो जाएगी बैलेंस शीट में, ऐसा करना होता है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में से एक्सपेंस और इनकम हटाकर हम डालते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और वहां से जो एसेट और लायबिलिटी होती है वो हम डालते हैं बैलेंस शीट में। पर ध्यान रखिएगा सिर्फ करंट ईयर में आएगा, सिर्फ करंट ईयर का आएगा, अगर कोई पिछले साल और नेक्स्ट साल का है वो नहीं आएगा, अगर जुड़ा हुआ है तो हटाना पड़ेगा, राइट, इसी को एडजस्टमेंट कहते हैं। तो यहां पर क्या आएगा दोस्तों, यहां पर आप ये कह सकते हैं ऑल एक्सपेंस रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली, ऑल एक्सपेंस रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली। वो सारे खर्चे जो करंट ईयर से रिलेट करते हैं वो सारे खर्चे यहां पर आ जाएंगे, ठीक है भाई। ऑल इनकम रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली, ऑल इनकम रिलेटेड टू
करंट ईयर ओनली, और वो सारी इनकम जो करंट ईयर से बिलोंग कर रही है वो यहां पर आ जाएगी। अगर कोई इनकम जुड़ रखी है उसको हटाना पड़ेगा, और अगर कोई इनकम करंट ईयर की उसको नहीं जोड़ा उसको जोड़ना पड़ेगा। ये एडजस्टमेंट है, कुछ एडजस्टमेंट भी करनी होती है। इसके बारे में लिख देता हूं, वो एक्सपेंस जो करंट ईयर को बिलोंग नहीं करते, वो एक्सपेंस जो करंट ईयर को बिलोंग नहीं करते उनको हटाना होता है। वो एक्सपेंस जो करंट ईयर को बिलोंग नहीं करते उनको क्या करना होता है दोस्त, हटाना होता है। और वो इनकम जो करंट ईयर को बिलोंग नहीं कर रही उनको भी हटाना होगा। भाई वो इनकम जो करंट ईयर को बिलोंग नहीं कर रही और जुड़ रखी है वो भी हटाना होगा। राज समझ में आ रहा है? वो खर्चा जो करंट ईयर को बिलोंग कर रखा है और जोड़ा नहीं है तो उसको जोड़ेंगे। इसको भी लिख दूं, वो एक्सपेंस जो करंट ईयर का है पर जुड़ा नहीं है तो उसको जोड़ा जाएगा। ये बातें अगर आप समझ गए दोस्त, ये बातें आप समझ गए जो मैं यहां हिंदी में लिखवा रहा हूं ना, अगर आपने ये समझ लिया ना क्या जुड़ना चाहिए और क्या नहीं जुड़ना चाहिए, तो आप कभी गलत नहीं कर सकते। एनपीओ एनपीओ में सबसे बड़ी दिक्कत ही ये आती है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि उसको जोड़ना क्या है, तो नहीं पता, वो समझ नहीं पा रहा। अगर वो समझ जाए ना शुरू से कि क्या जोड़ना और क्या नहीं जोड़ना तो उसको दिक्कत कभी नहीं आएगी। वो इनकम तो करंट ईयर की है, वो इनकम जो करंट ईयर की है पर वो जुड़ी नहीं है। भाई करंट ईयर से बिलोंग कर रही है, करंट ईयर का इनकम है पर उसको जोड़ नहीं रखा। क्यों नहीं जोड़ रखा? क्योंकि उसका पैसा नहीं आया था इसलिए यहां नहीं दिखी होगी। जिस इनकम का पैसा आएगा वही तो दिखेगा यहाँ पर जिस इनकम का करंट ईयर की है पर वो पैसा नहीं आया तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं दिखेगा। तो वो इनकम जिनका पैसा नहीं आया वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं दिखेगा क्योंकि कैश नॉट रिसीव्ड, तो वो जुड़ा भी नहीं होगा यहाँ पर, तो उसको जोड़ना पड़ेगा। इसी को दोस्त एडजस्टमेंट कहते हैं। बस, तो आप इसका टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद ये चेक करिए कि कौन सी साइड ज्यादा है। अगर आपके पास डेबिट साइड ज्यादा है तो आपका डेफिशिएट हो जाएगा, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा तो आपका सरप्लस हो जाएगा, तो ये होगा सरप्लस और यहां आ जाएगा आपका डेफिशिएट। चीजों को आसान वे में समझोगे, याद रहेगी ना एंड तक चीजें, तो आपको समझ में भी आएगा। स्टार का मतलब क्या होता है, इन दोनों में से एक टाइम पर एक ही चीज होगी, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, राइट। तो ये आपके पास है रिसिप्ट एंड पेमेंट। पता है ये जो मैंने आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट बताया, भले ही मैंने इसके अंदर आपको कुछ आइटम नहीं लिखवाए पर जो सारी चीजें थी, जो सारा आपको पता होना चाहिए, जो डिटेल चर्चा होनी चाहिए, वो आपको एक बार भी लिखवा दी। वो खर्चा जो करंट ईयर को बिलोंग करता है वही आएगा। वो खर्चा जो इसमें ऐड हो रखा है वो नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर का है तो हटा दो। वो खर्चा जो करंट ईयर का है पर ऐड नहीं हुआ तो जोड़ दो। सिमिलरली फॉर इनकम, वो इनकम जो करंट ईयर की है वही यहां पर आएगी। अगर इसमें से कोई इनकम ऐसी जुड़ रखी है जो पिछले साल या अगले साल को बिलोंग कर रही है वो हट जाएगा, और वो इनकम जो जुड़नी चाहिए थी इसमें क्योंकि करंट ईयर का था वो जोड़ी नहीं तो जोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर ये चीजें यहां पर माइनस करनी होती है, ये चीजें यहां पर लेस करनी होती है, और ये चीजें यहां पर ऐड करनी होती है। यहाँ पर ये लेस करना होता है खर्चा जो करंट ईयर प्रीवियस या नेक्स्ट ईयर को बिलोंग कर रहा है, और जो करंट ईयर का जोड़ा नहीं है तो जोड़ना पड़ेगा। इसी को एडजस्टमेंट कहते हैं। और इस तरीके से आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी खत्म हो गया। बताइए सर बात समझ में आती है आपको? पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है आपको? ये हो गया आपका फास्ट ट्रैक रिविजन एक तरीके। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म, और सम इंपॉर्टेंट टर्म जो हम पढ़ेंगे वो अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि देखो ये ना मेरे को पूरी एक क्लास में कराना है। सम इंपॉर्टेंट टर्म ये पूरी एक क्लास में कराना है। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी है मुझके अंदर करीब करीब 8 से 10 पॉइंट है सम इंपॉर्टेंट, वो एक ही क्लास में चर्चा करनी है। आज मैंने आपको सारी बेसिक बातें आपको समझा दी है एनपीओ की, इसे कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या दिखते हैं। अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में सम इंपॉर्टेंट टर्म्स की, तो ये हमारा नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। इसके बाद उससे नेक्स्ट क्लास में हम ये 3 बातों पे चर्चा करेंगे, ठीक है। ये 3 बातों पे चर्चा करेंगे। 3 क्लास में मैं आपको पूरा रिवीजन करा दूं कॉन्सेप्ट का, एंड चौथे क्लास में या 5वीं क्लास में, जरूरी नहीं है कि 3 ही क्लास में हो, ये तो मैंने नेक्स्ट क्लास में कराना ही कराना है, ये तो पूरा का पूरा नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर लेनी है। इसके बाद इनमें हो सकता है कि 2 क्लास लग जाए, और वो 2 क्लास भी 1 घंटे की नहीं होगी, आधे घंटे की हो जाएगी,
चलो आधे घंटे मैंने ये पढ़ा दिया, आधे घंटे में ये दोनों पढ़ा दिए, ठीक है जी, ये बात हो गई। इसके बाद आएंगे फिर क्वेश्चन पे और खत्म हो जाएगा आपका एनपीओ चैप्टर। तो सर जब हम फास्ट ट्रैक की बात करते हैं ना, तो आपको जो बड़ा चैप्टर लगता है ना कि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, वो बड़ा नहीं होता, क्योंकि फास्ट ट्रैक के अंदर मतलब ये है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट जो आपको आने चाहिए एक एनपीओ की क्वेश्चन करने के लिए, उसका रिवीजन कराना, इसी को फास्ट ट्रैक है। कितना ही बड़ा सा बड़ा चैप्टर हो, जब वो 25 क्लास का चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, फाइनल अकाउंट वाला हमने 5 क्लास में कर लिया, तो ये तो बहुत ही कम क्लास में था। ये तो 20 क्लास या 18 क्लास लगती थी पेड में इसको क्वेश्चन के साथ, तो इसको तो हम और कम में कर लेंगे। हालांकि फिर भी 5-6 क्लास लगाएंगे, क्योंकि इसके भी कुछ एक दो क्वेश्चन इसके भी करेंगे, जिससे आपको एक अंदाजा हो जाए कि जो अभी तक हमने पढ़ा वो हमने ठीक करा नहीं करा, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसा करेंगे जो मुश्किल होगा, जिसके आंसर बुक में नहीं होंगे, वो आप यहाँ पर सीख पाओ, जिससे आपको बेनिफिट भी मिले। दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी एक्सप्लेन करूंगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी नेक्स्ट वाली, ठीक है जी। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर दोस्त।